देखिए बी ए पार्ट थर्ड। थर्ड खाद्यान्न फसलों में फसलों में अब चल रहा है अगला जो है वो है गेहूँ। खाद्यान्न फसलों में हम अगला टॉपिक लेके आए गेहूँ। ये गेहूँ विश्व के प्रमुख खाद्यान्नों में है, चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ विश्व के प्रमुख खाद्यान्नों में है। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व में विश्व में गेहूँ का उत्पादन, इसकी भौगोलिक दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात और निर्यात का देश और इसकी भौगोलिक दशाएं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो गेहूँ है ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कौन सा पौधा है? शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं वो समझें। ये कहने का मतलब ये हुआ 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांशों से ऊपर वाला जो भाग है, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों से ऊपर वाला जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। देखें ये रहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके उपरांत ये भाग ये शीतोष्ण कटिबंध में, तो कर्क और मध्य का ये जो वाला भाग होगा ये तो होगा उष्ण कटिबंध। ये कौन सा भाग हो गया? उष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त और नीचे 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। अब बात आती है कि शीतोष्ण कटिबंध में है तो इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पैदा होता है। यानी 23.5 ऊपर यानी यहाँ से 30 से लेकर के 60 पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में पैदा होता है उत्तरी गोलार्ध में। और बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री से 20 डिग्री यानी 30 है तो यहाँ से और से लेकर के 40 यहाँ तक, यानी कुछ भाग उष्ण का था, बाकी शीतोष्ण कटिबंध में ही गेहूं पैदा किया जाता है। तो विश्व के वे क्षेत्र या वे देश जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु रहती है उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही गेहूं का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। यानी ये रहे इसके अक्षांश कि मध्य जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध बनता है जिसके आधार पर गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं विश्व में बताते हैं चीन में 5000 साल पहले, 3000 साल पहले कामपक उगाया गया सबसे पहले, लेकिन भारत में कब उगाया गया, कितने वर्षों पहले उगाया गया, इसके बारे में भूगोल में एक मत नहीं है कि भारत में गेहूं का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है। इसके विषय में भारत में भूगोल वेत्ताओं इसके उत्पादन से संबंधित एक मत नहीं है कि भारत में इसका उत्पादन कब किया गया। इसके बाद हम देखते हैं इसकी भौगोलिक दशाएं। गेहूं और चावल मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं और मुख्य खाद्यान्न फसलों में चावल का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं गेहूं का अध्ययन, और गेहूं के अध्ययन में सबसे पहले देखते हैं इसकी भौगोलिक दशाएं। ये कितने भौगोलिक दशाओं में आपने देखा होगा, जलवायु दशाएं, भौगोलिक दशाएं कि इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इसमें भौगोलिक दशाओं में हम सबसे पहले देखते हैं गेहूं की जो भौगोलिक दशा हमने तापमान। भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाओं में देखते हैं हम तापमान। सबसे पहले क्या देखते हैं? भौगोलिक दशाओं में तापमान। इसके लिए कितना सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए गेहूं के लिए? तो गेहूं के लिए जो तापमान है वो है 15.5 डिग्री से 26.5 डिग्री सेल्सियस। 15.5 डिग्री से 26.5 डिग्री यानी 15.5 डिग्री से
15.5 डिग्री से 26.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए। और शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री। शीतकाल में कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए इसके। और ग्रीष्म ऋतु में 20 से 26 डिग्री। ग्रीष्म ऋतु में 25 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः औसत जो तापमान होता है वो 15.5 से 26 होता है। और शीतकाल में जहाँ पर शीत ऋतु में फसलें बोई जाती हैं वो 10 से 15 डिग्री, और ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पर 25 से 26 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अब आप ध्यान दीजिए कि तीनों ही अलग अलग तापमानों की स्थिति दे रखी है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि विश्व के क्षेत्रों में प्रत्येक महीने गेहूं की कटाई की जाती है। प्रत्येक महीने गेहूं का उत्पादन होता है। विश्व में प्रत्येक महीने ही गेहूं का उत्पादन होता है। कहीं तो भी ये रबी की फसल है, किन्हीं क्षेत्रों में तो रबी की फसल है, कहीं किन्हीं क्षेत्रों में खरीफ की भी फसल है, कहीं पर ये ग्रीष्म ऋतु की भी फसल है। यानी खरीफ की फसल तो वर्षा काल में बोई जाती है, खाने योग्य होती है, रबी की फसल तो शीत ऋतु में बोई जाती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी बोया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। शीतकाल में 10 से 15 डिग्री। और जो कि औसत तापमान होता है इसके लिए वो होता है 15.5 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता इसके लिए होती है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में, विश्व के प्रत्येक भागों में इसका उत्पादन हर महीने गेहूं की कटाई की जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ, एग्जाम्पल को भारत के आधार पर देखें तो उत्तर भारत की बात करें, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान है, तो यहाँ पर गेहूं रबी की फसल है, यानी शीत ऋतु में बोया जाता है। जबकि भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में ये खरीफ की फसल है, वहाँ पर वर्षा काल में बोया जाता है। तो अलग अलग समय पर बुवाई हो रही, तो अलग अलग महीनों में कटाई होगी। तो विश्व के ऐसा कोई भी महीना नहीं है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता हो। किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी ऋतु में हर जगह गेहूं का उत्पादन होता है। इसके लिए 90 दिन खिली धूप की आवश्यकता होती है। 90 दिन क्या होना चाहिए इसके लिए? खिली हुई धूप होनी चाहिए, खुली धूप। मौसम साफ होना चाहिए, चमकीली धूप होनी चाहिए, जो गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जबकि उत्तर भारत में अभी बात करते हैं वर्षा की। इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? ये तो रहा इसके लिए तापमान। इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा पर। वर्षा कितनी होनी चाहिए इसके लिए? 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। अब अगर इतनी भी वर्षा नहीं हो पाती है तो कहीं कहीं इसमें सिंचाई के द्वारा भी पैदा कर लिया जाता है। वैसे औसतन इसको 50 से 75 सेंटीमीटर, लेकिन 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादन कर लिया जाता है। वैसे तो औसतन वर्षा कितनी चाहिए इसको? 50 से 75 सेंटीमीटर, लेकिन 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन कर लिया जाता है गेहूं का। और यहाँ पर अगर इतने से कम भी रहती है तो सिंचाई के द्वारा भी इसका उत्पादन कर लिया जाता है। कैसे कर लिया जाता है इसका उत्पादन? सिंचाई के द्वारा। अब कहने का मतलब ये रहा कि सिंचाई के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन 90 दिन तक इसके लिए खुली धूप होनी चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको पैदा कर लिया जाता है। और खासकर भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र में इसके उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पैदा कर लिया जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर भारत में, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली जो बरसात होती है, जिसको भारत में मावट कहते हैं सामान्य भाषा में, वो इस गेहूं की फसल के लिए एक अमृत के समान होती है, बहुत ही लाभकारी होती है। जो उत्तर भारत में होती है कभी कभार वो भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से होती है, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में कभी कभार पूरी जाती है। तो वो होती है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम सामान्य भाषा में मावट कहते हैं, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए मिट्टी। वर्षा काल में क्या आता है? मिट्टी। मिट्टी इसके लिए चिकनी, हल्की
या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, उपयुक्त रहती है, या कांप मिट्टी, नदियों द्वारा जमा की गई कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी हल्की मिट्टी में इसको पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन होता है, जो बहुत ही लाभकारी होती है। कैसी होती है? बहुत ही उपयोगी और लाभकारी होती है इसके गेहूं के उत्पादन के लिए। चिकनी हल्की दोमट उपयुक्त कांप मिट्टी, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर वर्षा हमारे क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन कर लिया जाता है। तापमान इतना होता है, ग्रीष्म ऋतु का तापमान इतना और शीतकाल का इतना, 90 दिन खिली हुई धूप गेहूं के लिए लाभकारी होती है। वर्षा की बात करें तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, जहाँ पर ये गेहूं शीतकाल में बोया जाता है, शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा जिसको मावट कहते हैं, वो इसके लिए अमृत के समान होती है, बहुत ही लाभकारी होती है। अब देखते हैं विश्व में इसके उत्पादन क्षेत्र। विश्व के उत्पादन क्षेत्रों में विश्व के उत्पादन क्षेत्रों में इसका देखते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, चीन में, भारत में, बांग्लादेश में, भारी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। समझ रहे ना? अर्जेंटीना में, भारत में, पाक में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में शीतोष्ण और सामुद्रिक, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में कहा होता है शीतोष्ण और सामुद्रिक जलवायु वाले क्षेत्रों में। कहां पर? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में भी इसका उत्पादन किया जाता है गेहूं का। यहां पर फ्रांस, हंगरी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, हंगरी, नीदरलैंड, बेल्जियम इत्यादि देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। डेनमार्क, कहाँ होता है? डेनमार्क में भी। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इसका भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है गेहूं का। अब देखिए विश्व के मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, तो उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया है तो वो दक्षिण में आता है, दक्षिण शीतोष्ण क्योंकि भारत से यहाँ उत्तरी गोलार्ध में आता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास दक्षिण में, 0 डिग्री से दक्षिण में है। और भारत, चीन ये कहाँ आते हैं? शीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में है। कहाँ पर है? कर्क रेखा के उत्तर में। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तो पूरे शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु रहती है, और ये भौगोलिक दशाएं जहाँ पाई जाती हूँ। तापमान इतना रहता है, वर्षा शीतकाल में इतनी और ग्रीष्म ऋतु में इतनी, 50 से 75 सेंटीमीटर इतना तापमान, इतना इन देशों में इतने तापमान पर गेहूं का उत्पादन कर लिया जाता है। आगे देखते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय यानी व्यापार। गेहूं आयात करने वाले जो देश कौन कौन से हैं और गेहूं के निर्यातक देश कौन कौन से हैं। यानी इससे पहले इसका उत्पादन है तो खाद्यान्न फसल, व्यापारिक फसल तो है नहीं, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक किसी फसल का उत्पादन कर लेते हैं, हमारी घरेलू आवश्यकता पूर्ति करने के बाद, कहने मतलब यह कोई भी देश अपनी जनसंख्या के अनुकूल उत्पादन करके जनसंख्या की आपूर्ति करने के बाद जो बचा हुआ उत्पादित माल होता है उसको कहीं ना कहीं वो निर्यात करता है। तो वो किसी श्रेणी में आ जाता है? व्यापार की श्रेणी में। किसी श्रेणी में आ जाता है व्यापार। अब ये खाद्यान्न व्यापारिक फसल कहेंगे इसको। जब इसका व्यापार हो रहा है तो कौन सी हो गई? खाद्यान्न व्यापारिक फसल की श्रेणी में। अब देखिए इसका व्यापार क्या है। व्यापार में देखिए आयातक देश,
आयातक देश कौन से होते हैं? आयातक देश वो होते हैं जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति किसी आस पड़ोसी या दूसरे देशों से अपने लिए मंगाते हैं, वो आयातक देश। और निर्यातक वो होते हैं उनको भेजते हैं। जो निर्यातक देश कौन से होते हैं? जो किसी दूसरे देश को अपने यहाँ से जो उपलब्ध वस्तु है, अगर आवश्यकता से अधिक उसका उत्पादन कर रहा है कोई भी देश और पड़ोसी देश के लिए दे रहा है, तो वो निर्यातक देश कहलाता है। क्या कहलाता है? वो निर्यातक देश। इसी प्रकार अब विश्व के ऐसे कौन से देश हैं, कौन से क्षेत्र हैं, देश हैं जो गेहूं का आयात करते हैं, यानी वहां पर गेहूं का उत्पादन कम है, मांग अधिक है, तो क्या करते हो? किसी दूसरे देशों से मंगाते हैं। और मंगाने वाले वो देश कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन, आयात करने वाले देशों में कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ये विश्व का आयातक देश है। ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, बेल्जियम है। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राजील। नीदरलैंड और ब्राजील मुख्य आयातक देश हैं। ये कौन से मुख्य आयातक देश हैं? यानी ये अपनी आवश्यकता के लिए गेहूं मंगाते हैं दूसरे देशों से। कौन से? दूसरे देशों से गेहूं मंगाते हैं। इसमें मंसूरिया है, चीन है, भारत है। भारत भी आयातक देशों में, भारत, चीन, ये आयातक देश हैं। अब देखिए निर्यातक देश। निर्यातक देशों में कौन कौन से आते हैं? जो अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं। और वो क्यों आते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपके लिए कि ये देश आयातक क्यों और ये देश निर्यातक क्यों है। पहले इनमें यूएसए, कनाडा, ये निर्यातक देश हैं। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये कौन से देश हैं? निर्यातक। कौन से देश हैं ये? निर्यातक देश हैं। यानी आयातक देशों में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम, यानी ये तो यूरोपीय देशों में जो ठंडे प्रदेश है, तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन कम होता है। नीदरलैंड, ब्राजील मुख्य आयातक देश है। भारत और चीन। भारत और चीन में तो अत्यधिक जनसंख्या, विश्व के दो देश ऐसे हैं जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या को झेलते हैं, तो उत्पादन के पास कम भी रह जाता है इन देशों में। हालांकि उत्पादन भी खूब करते हैं, लेकिन उत्पादन कम भी रह जाता है, तो ये देशों से मंगाते हैं। अब यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वो हैं जो फार्मिंग कृषि करते हैं, यानी जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल अधिक है, और क्षेत्रफल अधिक होने पर क्या वैज्ञानिक पद्धति से यंत्रों के माध्यम से कृषि की जाती है। बड़े बड़े फार्मों में यहाँ पर यंत्रों के माध्यम से कृषि की जाती है, तो भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं खाद्यान्नों का। और जब भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं तो अपनी आवश्यकता से अनुरूप जो खाद्यान्न बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? घनी आबादी वाले देशों के लिए उसका निर्यात करते हैं, क्योंकि उन देशों में जनसंख्या की आपूर्ति के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, तो उन घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए यहाँ से गेहूं का निर्यात कर देते हैं। बात करते हैं भारत में। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश या मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं गेहूं के, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए अनुकूल जलवायु, चिकनी और दोमट तांबयुक्त मिट्टी, और शीतकाल में वर्षा, पर्याप्त मात्रा में अनुकूल तापमान, भौगोलिक दशाएं उपलब्ध रहती हैं। इसलिए भारत के मध्यवर्ती विशाल क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो गेहूं का उत्पादन है वो पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। इसके बाद में आता है मक्का। इसके बाद में क्या आता है? मक्का। अगली फसल क्या है? मक्का। मुख्य फसल अगली है वो है मक्का। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल में है। कौन सी फसल में है मुख्यतः? मक्का का जो मूल स्थान है वो तो है, इसका मूल स्थान अमेरिका, मैक्सिको। कौन सा है? अमेरिका या मैक्सिको, इसका मूल स्थान। मूल स्थान है अमेरिका या मैक्सिको। यही एकमात्र खाद्यान्न है जो नई दुनिया से पुरानी दुनिया में आया है। विश्व का यही एकमात्र खाद्यान्न फसल है जो नई दुनिया से कहाँ आई? पुरानी दुनिया में। नई दुनिया से कहाँ आई? पुरानी दुनिया में। क्योंकि यूएस में मैक्सिको वास्को डी गामा पहुंचा था, तो उन्होंने वहां पर पाया मक्का,
पर यहाँ उसको नया नाम दिया नई दुनिया। और नई दुनिया से कहाँ आया ये? पुरानी दुनिया में। नई दुनिया से कहाँ आया ये? पुरानी दुनिया में। तो इसका मूल स्थान जो है अमेरिका है, मैक्सिको। इसका नई दुनिया से पुरानी दुनिया में पहली बार आया। इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं, मक्का की भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशा में सबसे पहले देखते हैं हम इसके लिए तापमान। तापमान क्या कितना होता है? मक्का भारत में खरीफ की फसल में गिना जाता है, मोटे अनाजों में बनता है और खाद्यान्न के रूप में गिना जाता है। और इसके लिए जो तापमान है, इसकी जो जलवायु है, उसके इसके लिए गर्म जलवायु अच्छी रहती है। गर्म जलवायु कैसी रहती है? गर्म जलवायु है। उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु अनुकूल मानी जाती है मक्का के लिए। उष्ण जलवायु इसके लिए अनुकूल मानी जाती है और इसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में यह बोया जाता है मक्का। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए? वर्षा जो होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। कई कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ये 100 से अधिक है। 100 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा कर लिया था। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा कर लिया जाता है। पैदा कर लिया जाता है यानी 50 से 100 सेंटीमीटर तो वर्षा चाहिए, लेकिन इससे अधिक अगर बरसात है तो उन क्षेत्रों में भी ये पैदा कर लिया जाता है। इसके बाद में इसके लिए वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक। मिट्टी है इसके लिए चिकनी, दोमट मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके लिए? चिकनी या दोमट, और हल्की दोमट मिट्टी में भी ये पैदा कर लिया जाता है। आगे नवाचार में यह इसके लिए तापमान, वर्षा और मिट्टी। इसके बाद आता है इसका उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पैदा किया जाता है? देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर ही बता दिया था उत्पादन क्षेत्रों में कि कहाँ है। अमेरिका और मैक्सिको इसका मूल स्थान है, तो सर्वाधिक मात्रा में वही पैदा होता है मक्का। इसके बाद में पुरानी दुनिया में आया। नई दुनिया से कहाँ है? पुरानी दुनिया में। तो इसका मतलब रहा यहाँ पर 75% तो अकेला उत्तरी अमेरिका ही पैदा कर लेता है इसको। 75% कहाँ पैदा कर लेता है इसको? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मक्का का उत्पादन कितना होता है? 75%, क्योंकि वहाँ का मूल पौधा है, उसका मूल स्थान कहाँ है? अमेरिका। तो 75% तो इसको अमेरिका ही पैदा कर लेता है। शेष में यूक्रेन, रूस, फ्रांस, यूक्रेन, रूस, फ्रांस, इन देशों में भी मक्का खूब पैदा किया जाता है। ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इन देशों में भी चावल बस का मक्का का उत्पादन खूब किया जाता है। इन देशों में भी मक्का का उत्पादन खूब किया जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको में 75% उत्पादन कर लिया जाता है। बचा शेष 25% वो यूक्रेन, रूस, फ्रांस, ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना में प्राप्त होता है। और इसके बाद में दक्षिणी अफ्रीकी संघ है। अफ्रीकी संघ, भारत और चीन में भी मक्का पैदा किया जाता है। भारत और चीन में भी मक्का पैदा किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं इसका व्यापार मात्र नगण्य होता है। व्यापार कैसा है इसका? व्यापार देखें तो नगण्य, और कुल उत्पादन का 6% व्यापार होता है इसका। कितना होता है कुल उत्पादन का? मात्र 6% व्यापार करता है। अर्जेंटीना और अफ्रीकी उत्पादन का मात्र 75% ही निर्यात करते हैं। यानी अकेले अर्जेंटीना और अपने जो उत्पादन है अर्जेंटीना का जो उत्पादन है, अर्जेंटीना जितना मक्का का उत्पादन करता है उसका 75% निर्यात करता है। अर्जेंटीना जितना चावल का उत्पादन करता है उसका 75% निर्यात कर देता है। तो इसका
यानी मुख्य जो व्यापार है वो मात्र 6% है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका आयात और निर्यात बहुत ही कम है। जो मुख्य निर्यातक देश है उसमें अफ्रीकी संघ है, अर्जेंटीना है, हंगरी है, रोमानिया है, रूस है। और आयातक देशों में जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, जापान और फ्रांस आयातक देश। और मक्का का जो निर्यातक देश, निर्यातक देशों में अर्जेंटीना तो है सबसे ज्यादा, अर्जेंटीना, उसके बाद में अफ्रीकी संघ, अर्जेंटीना और अफ्रीकी संघ, रोमानिया और हंगरी, रोमानिया और हंगरी, ये तो निर्यातक देश है। और आयातक देशों में जो मक्का का जो आयात करते हैं, जो मंगाते हैं, उनमें जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन इत्यादि मुख्य इसके आयातक देश हैं जो इसको विदेशों से अपने लिए मंगाते हैं। तो ये रहे हमारे मुख्य खाद्यान्नों में चावल, वो उसके पहले सबसे पहले बताया था चावल, उसके बाद में गेहूं और गेहूं के बाद में मक्का। ये मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। अब इससे आगे पढ़ेंगे शेष का।